हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को एंड जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग नाउन का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और आज के थर्ड लेक्चर में हम लोग जेंडर और नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब नंबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है नाउन एंड नंबर में, जो कि सिंगुलर और प्लूरल के उसमें आता है। ठीक है, जेंडर छोटा है, तो पहले हम लोग जेंडर पढ़ लेते हैं। तो देखो, पहले तो नाउन के जो सबसे ज़्यादा नाउन में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे नंबर में बनते हैं, नाउन एंड नंबर चैप्टर। उसके बाद में केस, ठीक है, और थर्ड नंबर जेंडर। ये 3 कैटेगरी में हम लोग ने नाउन को बांटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप सिंगुलर प्लूरल, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाउन एंड नंबर, केस उसके बाद, और जेंडर से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस इसको एक आप नॉलेज बेस ले लीजिए कि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी इससे, और 1-2 कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जेंडर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि सबसे छोटा है। उसके बाद में हम लोग नंबर और केस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं नाउन एंड जेंडर में ऐसी क्या चीज़ है जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट है बेटा। तो सबसे पहले जेंडर हेडिंग डाल लो, जेंडर। ठीक है, अब देखो जेंडर कितने तरह के हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक हम लोग मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, मैस्कुलिन। सेकंड नंबर हम लोग फेमिनाइन जेंडर। थर्ड कॉमन जेंडर। कॉमन एंड फोर्थ इज न्यूटर जेंडर। ठीक है, ये 4 तरह के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में जो स्पेशली हम बात करते हैं मेल कैटेगरी की। फेमिनाइन जेंडर में जो हम लोग स्पेशली बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। ठीक है, फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। कॉमन जेंडर में मेल एंड फीमेल दोनों ही होते हैं। एंड न्यूटर जेंडर जो होता है आपका, उसमें मेल फीमेल नहीं आते, इसमें नॉन लिविंग का यूज़ किया जाता है, नॉन लिविंग, जिनमें जान ना हो। ठीक है, तो ये 4 तरह के जेंडर होते हैं। इनको हम लोग बारी बारी एक एक चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैस्कुलिन जेंडर में कौन कौन से जेंडर हैं जो मैस्कुलिन में यूज़ किया जाता है। देखो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है मैन, सन, हॉर्स, किंग, या वगैरह वगैरह, जितने भी मतलब मेल कैटेगरी में जो जेंडर होंगे वो सभी आपके मैस्कुलिन में आते हैं और जो कि मेल कैटेगरी में बोले जाते हैं। फेमिनाइन में वही मैन का वुमन कर देंगे, सन का डॉटर कर सकते हैं। ठीक है, किंग का क्वीन कर सकते हैं, और इसी तरीके से जितनी भी फीमेल कैटेगरी में जो भी जेंडर आएंगे वो सभी फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कॉमन जेंडर में जैसा कि हमने कहा कि मेल एंड फीमेल दोनों ही आते हैं। तो कॉमन जेंडर में आप ऐसे बोल सकते हो कि जितने भी कॉमन नाउन होंगे उस टाइप से जो कि लिविंग बीइंग होते हैं। जैसे कि आपने कहा टीचर, अब टीचर कोई भी हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपने बोला कि डॉक्टर। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं कॉमन नाउन जो कि मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, जिनका अंदाज़ा लगाना एक ये कठिन हो जाता है कि जब तक आपको उनके जेंडर के बारे में क्लियर ना कर दिया जाए आप बिल्कुल नहीं जान पाओगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, मेल की कर रहे हैं या फीमेल की कर रहे हैं। ठीक है, न्यूटर जेंडर में आप लोग जानते ही हो, जैसे कि फैन, चेयर, टेबल, जितने भी नॉन लिविंग होंगे वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है कि ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू है जेंडर का। अब चलिए इनके हम प्रोनाउन की भी बात कर लेते हैं कि कौन सा प्रोनाउन इनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेशली आप याद रखिएगा, मेल के साथ तो आप लोग जानते ही हैं ही यूज़ करते हैं,
फीमेल के साथ भी जानते हैं शी यूज़ करते हैं। जबकि कॉमन जेंडर जब भी होगा तो वहाँ पर आप ही एंड शी दोनों में से कुछ भी यूज़ करिए। और न्यूटर जेंडर में स्पेशली हम लोग सिर्फ इट को यूज़ करते हैं। ये सभी इनके प्रोनाउन हैं कि इनके प्लेस पर जो हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से प्रोनाउन हैं, वो इस तरह के प्रोनाउन हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी, एक मतलब बेसिक सी नॉलेज जो कि आपको पता भी होगी, और नहीं पता है तो पता कर लो। ठीक है, समझ लो, इस चीज़ को देख लो, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स में कुछ हम लोग केसेस की भी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं केसेस में क्या है। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने कहा सोहन इज माय गुड फ्रेंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज कि सोहन बीट, या बीट कर दो, बीट बीट बीट, रोहन्स फ्रेंड। थर्ड नंबर, सोहन gave मोहन a book। ठीक है, एक केस ये हो गया। तो ये तीन केस, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे तीन एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोहन यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सोहन किस चीज़ का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो फ्रेंड है, ये हालांकि ये पूरा एक साथ है, तो यहाँ पर ये जो नाउन है ना, ये नाउन जो है, इसके पहले एडजेक्टिव को यूज़ किया गया, उसके पहले डिटर्मिनर यूज़ किया गया। ये डिटर्मिनर है बेटा, ये एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है। ठीक है, तो ये नाउन जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके जो भी नाउन प्रोनाउन जहाँ भी यूज़ किए जा रहे हैं वो उनका वहाँ पर रोल क्या है। ठीक है, तो जैसे कि सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्टिव होते हैं, याद रखना, जिसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, असल में इसको इंग्लिश में हम लोग एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, सॉरी नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कैसा केस हो गया? नॉमिनेटिव केस। हम इनको नॉमिनेटिव बोलें, हम इनको सब्जेक्टिव बोलें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है, चाहे इसको सब्जेक्टिव केस बोलिए चाहे नॉमिनेटिव केस बोलिए, दोनों ही बातें सही है। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो गई आपकी वर्ब, और ये हो गया एक और केस। यहाँ पर दो नाउन यूज़ किए गए, ये नाउन यूज़ किया गया है, तो ये यहाँ पर आपके एक्यूजेटिव का काम कर रहा है। एक्यूजेटिव, जो ये नाउन, एक्यूजेटिव का मतलब है, जो एक्यूजेटिव केस होता है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये पार्ट आपका जो काम कर रहा है, इसे हम लोग पॉजेसिव भी बोलते हैं, और इसे हम लोग पॉजेसिव केस बोलते हैं। ठीक है, पॉजेसिव, ठीक है, क्योंकि ये पोजेशन दिखाता है। रोहन का दोस्त, दोस्त किसका है? रोहन का है। तो ये जो हो गया, ये आपका पॉजेसिव केस हो गया। ठीक है, पॉजेसिव केस बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये भी एक पॉजेसिव, जो पोजीशन दिखाए और जो हुज का आंसर हो। ठीक है, किसका दोस्त? रोहन का दोस्त। ठीक है, और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
इसी प्रकार से यहां पर आते हैं, यहां पर ये जो मोहन है ये आपका एक्यूजेटिव केस है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी हालांकि ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये 3 केस हो गए, समझ में आई बात आपको? तो हम लोगों ने कौन कौन से केस पढ़ लिए? नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पजेसिव। ठीक, इसके बाद में और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 4 नंबर, जैसे हमने कहा मोहन माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर। तो अब आप यहां पर ये देखें कि ये जो मोहन यूज किया गया है, आपको क्या लग रहा है कि अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? और एक जो ये केस यूज किया गया है, तो यहां पर मोहन को सब्जेक्टिव केस नहीं बोलेंगे। यहां पर चूंकि जब किसी का रेफरेंस दे दिया जाए कि मोहन कौन है, मोहन मेरा दोस्त है और वो क्या है, वो एक डॉक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कॉमा लगा करके कभी भी इस तरीके से अगर 2 नाउन यूज़ कर दिए जाएं तो इसको हम लोग अपोजिटिव केस बोलते हैं, अपोजिटिव केस। ठीक है, अपोजिटिव केस, इस तरह के केस को हम लोग अपोजिटिव केस बोलते हैं। याद रखना, जैसे कि अभी मान लो यहाँ पर एक और मैं लिख दूँ कि शर्मा जी माई फादर इज अ पोएट। ठीक है, तो ये जो केस है ना, जिसके बारे में बताया जा रहा है, शर्मा जी कौन है? मेरे पिताजी हैं। तो जो ये इनका रेफरेंस दिया गया, यहाँ मोदी जी लिख दो, मोदी लिख दो और उसके बाद लिख दो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो केस होते हैं, ये इनको अपोजिटिव केस बोलते हैं। तो इस तरह से याद रखना कि अगर कोई नाउन के साथ 2 नाउन यूज़ कर दिए जाए कॉमा लगा करके, और वो दोनों मतलब वो एक सब्जेक्ट के रूप में अगर लिखे गए हों, तो उस कंडीशन में उसको अपोजिटिव केस बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं, मतलब इसका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, लेकिन पढ़ाने के समय थोड़े से ये टर्म्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए जब आगे जा कर के आप पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। फिर इसके बाद 6 नंबर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मोहन डोंट टच माई फोन। ठीक है, अब यहां पर पूछा जाए कि ये मोहन कैसा केस है? मोहन भी नाउन है और ये कैसा केस है? कॉमा लगा है, तो अब आप इसको एक्यूजेटिव के अपोजिटिव केस मत कहना। अब ये अपोजिटिव केस नहीं है, अब ये जो केस है, ये यहां पर ये वाला जो केस लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव क्यों बोल रहे हैं बेटा? इम्परेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रेडिकेट तो है, लेकिन इसका सब्जेक्ट यहाँ कोई नहीं है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये प्रेडिकेट तो है, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब पता है, यहाँ मोहन सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है। देखो कैसे, अगर सब्जेक्ट होता तो इसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको जोड़ा गया होता। वो ये कह रहा है मोहन डोंट टच माई फोन, मतलब वो ये कह रहा है कि डोंट टच माई फोन किससे कह रहा है? मोहन से कह रहा है। तो पता है, जब किसी को हम इस तरह से पुकारते हैं तो उसको हम लोग वोकेटिव केस बोलते हैं। जैसे कि अगर 7 नंबर एक और क्वेश्चन देखो, मैंने कहा कि सोहित डू नॉट सिट हियर। तो ये इम्परेटिव केस है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो सोहित है ये वोकेटिव है। वोकेटिव का मतलब उसको पुकारा जा रहा है, सोहित यहाँ मत बैठो, वो ये कह रहा है, ना कि यहाँ पर सोहित कोई सब्जेक्ट है। तो बोलो बात समझ में आ गई? तो हमने कितने केस पढ़ लिए, लगभग कितने केस होते हैं, केसेस के बारे में जान लिया हम लोगों ने। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केसेस। कौन कौन से? फर्स्ट हमने पढ़ा नॉमिनेटिव केस, ठीक। सेकंड हमने पढ़ा एक्यूजेटिव केस, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोल रहे थे। थर्ड हमने पढ़ा पजेसिव, एंड फोर्थ इज अपोजिटिव, एंड 5 इज वोकेटिव। ठीक है, तो सबके बारे में मैंने बता दिया
कि कौन क्या काम करता है। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट का काम करता है, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट का काम करता है, पजेसिव उसका पजेशन दिखाता है। लगभग ये एक तरीके से देखा जाए तो जो पजेसिव केस होता है ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। अपोजिटिव जो हो गया, अपोजिटिव मैंने आपको बताया जब किसी का रेफरेंस दिया जा रहा होता है तो वो उस कंडीशन में वो अपोजिटिव केस कहलाता है। वोकेटिव जब किसी को हम लोग पुकारते हैं, वो एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक तरह से वो वोकेटिव केस होता है, ठीक है। सारे मैंने एग्जांपल बता दिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये टर्म्स यूज होते हैं पढ़ाते समय, जब हम लोग कॉमन एरर वगैरह कर रहे होंगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो वहां पर ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं नंबर्स में, ठीक है। नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर में हम लोग इसको दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, फर्स्ट सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल। ये तो आप लोग जानते ही हैं सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, ठीक है। कि अच्छा, जो सिंगुलर किया जाता है और प्लूरल किया जाता है, एक तो वो नाउन को ही किया जाता है, हालांकि वर्ब भी करते हैं लेकिन वो वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर सिंगुलर प्लूरल होती है। डिफरेंस क्या होता है कि जैसे हमने लिखा बॉय, ठीक है, तो अगर इसको एक से ज़्यादा बॉय करने हैं तो इसको आपको बॉयज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि एस या ई एस लगा करके नाउन को प्लूरल किया जाता है, जबकि वर्ब है और वर्ब में अगर एस या ई एस आप यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वर्ब उस कंडीशन में सिंगुलर हो जाती है एस या ई एस लगा करके, जबकि नाउन उस कंडीशन में प्लूरल हो जाता है एस या ई एस लगा करके। तो इस बात को याद रखना कि यदि किसी वर्ब में कोई भी एस या ई एस का यूज़ नहीं किया गया है तो वो अपने आप में पहले से ही प्लूरल होती है, जबकि नाउन में अगर एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो कॉमन नाउन है तो वो सिंगुलर माना जाता है। बाकी बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसमें एस या ई एस का यूज़ ही नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में वो ऑलरेडी को प्लूरल भी होते हैं। वही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे नाउन हैं, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में ही थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन है, आई हैव a 5 rupees नोट, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एंड द सेकेंड इज कि आई स्टेड इन 5 स्टार्स होटल। ये मान लो दो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब लेटेस्टली अगर लेटेस्ट पूछा जाए कि लेटेस्ट को क्या पूछा गया है इसी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं बोल सकता हूँ कि माई ग्रैंड फादर इज 80 years old। ये कुछ इस तरह से पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं और ये नाउन एंड नंबर से ही रिलेटेड है। अब हमें इसमें एक चीज़ ये देखनी है कि जैसे कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसमें दो नाउन यूज़ किए गए, एक नाउन नोट है, एक नाउन रुपीज़, ठीक है। और बाकी ये जो 5 है ये डिटर्मिनर है और ये आर्टिकल भी डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर आप लोग जानते होंगे, मैं थोड़ा बहुत पहले भी बता भी चुका हूँ डिटर्मिनर क्या होता है, ठीक है। बाकी जब डिटर्मिनर के चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटर्मिनर के बारे में अच्छे से जानेंगे। दो नाउन यूज़ किए गए हर जगह, यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि क्या दो नाउन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो पहली चीज़ तो ये है कि दो नाउन तब यूज़ नहीं किए जाते हैं जब वो कंपाउंड नाउन, मतलब होता क्या है जैसे कि मैंने पढ़ा
फादर इन लॉ। ठीक है, तो ये ऐसे दो नाउन, ऐसे वो दो नाउन जो एक साथ मिलने के बाद कोई एक साथ मिलने के बाद कोई एक नया नाउन बनाए, तो उस कंडीशन में वो एक साथ लिखे जा सकते हैं। अगर वो दोनों नाउन कोई एक नया नाउन नहीं बना रहे हैं तो उनको एक साथ लिखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 5 ईयर ओल्ड, तो मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा मैन। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ मैन सिंगुलर है, फिर मैंने यहाँ लिखा 2। अब यहाँ पर आप ये मुझे बताओ कि मैन होगा या मैन होगा। भाई ये तो सिंगुलर है, अब मैन लिख दिया मैंने या समथिंग कुछ भी है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ पर मैन होगा या मैन होगा, सबसे पहले ये देखने वाली बात है। तो आप कहोगे कि सर मैन प्लस मैन इक्वल टू प्लूरल हो गया, तो सर इसको तो मैन ही बोलेंगे। तो बिल्कुल सही है, इसको मैन ही बोला जाएगा, बिल्कुल मैन बोला जाएगा। तो क्या उसी प्रकार से अगर हमने लिखा रुपी चूँकि सिंगुलर है, लेकिन अगर रुपीज़ लिखना है तो एक से ज़्यादा रुपी होने चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिखा 2, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुपीज़ हो जाएगा या रुपी हो जाएगा। तब आप उस कंडीशन में कहोगे सर रुपीज़ हो जाएगा इस कंडीशन के। लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने मतलब बोलने में रुपी शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं, हालांकि वो गलत है। ठीक है, वो क्यों होता है वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात ये बात हो गई। फिर यहाँ पर हमने लिखा स्टार और मैंने यहाँ पर लिखा 5। अब 5 है तो 5 स्टार। पहली चीज़ तो ये बता दूँ मैं कि अगर मतलब वैसे अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते मैं आपसे ज़रूर पूछता कि स्टार किस तरह का नाउन है, स्टार किस तरह का नाउन है, तो आप कहते हैं सर अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि अनकाउंटेबल नहीं है। स्टार जो होता है वो एक काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, वो एक काउंटेबल है जिसको काउंट किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, तो देखो पहले तो तुम ये समझ लो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये मत सोचा करो कि इसको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे लोगों को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं तुमसे ये बोल दूं कि तुम क्या लोगों को काउंट कर लोगे, पूरे भारत के पूरे विश्व के लोगों को, तुम कहोगे नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि जिसको मेज़र ना किया जा सके, मतलब जिसको ऐसे कह लो कि जिसको मतलब गिन ना सकें, है ना, जिसकी गिनती ही पॉसिबल नहीं है, 1-2 भी गिनती की पॉसिबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, लेकिन जिसकी गिनती पॉसिबल है, अब सपोज स्टार्स की बात करते हैं हम लोग। स्टार क्या है कि स्टार हो सकता है आपकी रीच में नहीं है कि आप सारे स्टार्स गिन सकें, एक इंसान के बस की मान लो बात नहीं है, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनकाउंटेबल है। हो सकता है आपने 100, 200, 300 गिन ही लो, 500 गिन लो, तो गिने तो आपने, तो जब आपने गिन लिया तो उस कंडीशन में वो काउंटेबल ही हुआ, भले ही आप पूरे नहीं गिन पाए। ऐसे मान लो कि 500 आदमी की भीड़ खड़ी हुई है और आप नहीं गिन पा रहे हो 500 लोगों को। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आपने जितने भी गिन लिए, 2 गिन लिए, 4 गिन लिए, 10 गिन लिए, 50 गिन लिए, गिने तो कम से कम। तो वो तो ऐसी कंडीशन जिसकी गिनती गणना करना मतलब थोड़ा मुश्किल हो, जिसको मशीनों द्वारा ही किया जा सकता है, वो इनन्यूमरेबल कहलाते हैं बेटा, ये बात याद रखना। बट वो काउंटेबल होते हैं, मतलब एक तरीके से ये काउंटलेस कह लो इनको तुम, लेकिन ये काउंटेबल होते हैं। ठीक है, काउंटलेस कह लो इनको, इनन्यूमरेबल जिसकी गिनती ना की जा सके, मतलब गिनती करना पूरी तरह से मुश्किल हो। तो बहुत से लड़कों को यही दिमाग में रहता है कि स्टार जो है अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो उसका प्लूरल नहीं किया जा सकता है। शायद इसीलिए इस क्वेश्चन में स्टार बोल देते हैं। तो चलो पहले तो हम लोग ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि 5, अभी देखो 5 रुपीज़ ही सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ
एक नाउन और लिख दिया, 5 रुपीज़ नोट। अब यहाँ नोट्स दोनों सही है। अब यहाँ पर 2 नाउन हो गए, पता है कितने नाउन हो गए? 2 नाउन। तो इसमें अच्छा मेनली बात किसकी करी जा रही है? मेनली बात की करी जा रही है इस नाउन की, ठीक है, मेनली बात करी जा रही है इस नाउन की। तो ये बचा हुआ पार्ट क्या है? ये बचा हुआ जो पार्ट होता है ये मॉडिफायर कहलाता है। मॉडिफायर का मतलब है वो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि नोट कितने का है। तो वो कह रहा है 5 रुपए का नोट है। अब वो उसको मॉडिफायर कर रहा है। तो पता है मॉडिफायर जो होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। वो एक तरीके से बेसिकली एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। जो मॉडिफायर्स होते हैं वो किस चीज़ का काम करते हैं? एडजेक्टिव का, ठीक है। तो पता है फिर 5 रुपीज़ नोट इस तरह से ना लिख करके इसको लिखा जाएगा 5, इसको एडजेक्टिव पूरी तरह से बनाया जाएगा। इसको पूरी तरह से क्या बनाया जाएगा बेटा? एडजेक्टिव। ये वाला पार्ट जो हो गया ये इसका एडजेक्टिव का पार्ट हो गया, ठीक है, और ये इसका नाउन हो गया। क्योंकि 2 नाउन एक साथ यूज़ करे नहीं जाते अगर वो कंपाउंड नाउन ना हो। 2 नाउन एक साथ यूज़ नहीं किए जाते। यहाँ हाइफन लगा करके इसको बना देते हैं हम लोग एडजेक्टिव। और किसी भी एडजेक्टिव का कभी हम लोग प्लूरल नहीं करते। क्या नहीं करते? प्लूरल नहीं करते, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना। तो कि फिर से देख लो, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 20 ईयर्स, ठीक है। अब ये 20 ईयर्स लिखा तो 20, चूंकि ईयर एक कॉमन नाउन है, ईयर एक कॉमन नाउन है, तो अगर एक से ज़्यादा ईयर होंगे तो वो अपने आप प्लूरल हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में ये नाउन का काम कर रहा है। देखो किस चीज़ का काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन को सिंगुलर प्लूरल किया जा सकता है। लेकिन अगर 20 ईयर्स हम यहाँ पर एज लिख दें तो अब तो 2 नाउन हो गए। लेकिन अब यहाँ पर मेन नाउन कौन है? अब मेन तो ये है। तो फिर उस कंडीशन में ये वाला जो पार्ट है फिर ये बन जाएगा नाउन ना बन करके ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव बन जाएगा तो एडजेक्टिव का आप प्लूरल नहीं कर सकते। इसको सही करने के लिए हमने बीच में हाइफन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हाइफन। ये जो इस तरह का निशान होता है ना, ये इस तरह का, ये आपका हाइफन कहलाता है। हाइफन, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आई? और देख लेते हैं 1-2 एग्जांपल्स। सबसे ज़्यादा हमारे पास एग्जांपल लिखे हुए हैं, 3 तो हम नहीं लिख रखे हैं। तो अब पहले तो इन तीनों पे आ जाते हैं, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक तो पहली बात देखो, इसमें आर्टिकल यूज़ किया गया है, आर्टिकल ए। जब आर्टिकल यूज़ किया गया, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? ये यूज़ किया गया है इस नोट के लिए, ठीक है। आर्टिकल ए ये इस नोट के लिए यूज़ किया गया है। अच्छा, जब आर्टिकल यूज़ हो गया है तो आर्टिकल के साथ जो लिखे हुए जो नाउन है, ठीक है, इसमें आप इसको एडजेक्टिव बनाएंगे। देखो ये एडजेक्टिव देखो कैसे बना। अगर हम इसको यहीं पर तुमको समझाएं तो जैसे हम लोग लिखते हैं एन ऑनेस्ट मैन। तो ये जो एन है ना, ये एन किसके लिए आया? ये तो मैन के लिए आया है। और बीच वाला जो पार्ट हो गया ये इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। तो वही उसी तरह से यहाँ पर जो ये 5 है ये आपके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नोट नाउन का काम कर रहा है। अब यहाँ हाइफन नहीं लगेगा। यहाँ हाइफन बेटा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ए लगा करके इसको सिंगुलर बना दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हाइफन की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आर्टिकल ए ना लिखा होता तो फिर बीच में हम हाइफन लगा देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई स्टेड इन 5। अब देखो यहाँ आर्टिकल तो लगा नहीं है एन, तो 5 है। 5 के साथ स्टार्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर आगे एक नाउन और दे दिया गया होटल। तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा इसका मॉडिफायर। मॉडिफायर बनने के बाद तो इसको ऐसे काट करके यहाँ लिखो 5 स्टार होटल। इस तरीके से लिखा जाएगा 5 स्टार होटल, हाइफन लगा करके, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब लड़कों ने क्या कर लिया होता है? लड़कों ने इसको रट लिया होता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं बोला जाता, वैसा नहीं बोला जाता। फिर हम इस क्वेश्चन में आते हैं। अब हम ये पूछते हैं क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है? 80 ईयर्स ओल्ड, क्या ये सही है या गलत है? तो लड़का ये कहेगा कि सर ये गलत है, जबकि मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर रटने वाली बात नहीं है। अभी आप ये सोचो कि यहाँ पर क्या आगे ओल्ड क्या है? ओल्ड एक एडजेक्टिव है, ईयर्स ये एक नाउन है, और 80 भी 80 एक डिटर्मिनर है,
जो कि एक एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो यहाँ पर ये जो 80 आया ये ईयर्स के लिए आया है, और जो कि यहाँ नाउन का काम कर रहा है। अब आगे कोई नाउन तो लिखा नहीं है, जब नाउन नहीं लिखा है तो फिर उस कंडीशन में ये 80 ईयर्स ठीक है। अगर एक और नाउन लिखा, अगर ओल्ड एज लिखा होता, मान लो अगर यहाँ पर एज लिखा होता, तब यहाँ पर 80 ईयर हो जाता, लेकिन चूंकि एज लिखा नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम में कि क्या दो नाउन साथ में यूज़ किए गए हैं कि एक नाउन साथ में यूज़ किया गया है। अगर एक नाउन यूज़ किया गया किसी नंबर के बाद तो उसको आप प्लूरल करें, लेकिन अगर एक नाउन यूज़ नहीं किया, एक से ज़्यादा नाउन यूज़ किए गए एक साथ, तो फिर उस कंडीशन में ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक दो। जैसे हमने कहा माई डॉटर इज 4 years ओल्ड एज, ठीक है, 4 years ओल्ड एज। तो अब इस कंडीशन में अब आप ये देखो कि यहाँ पर लिखा 4, फिर यहाँ लिखा हुआ ओल्ड एज, अब एज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये बन गया आपका मॉडिफायर, ये बन गया मॉडिफायर, और ये बन गया इसका नाउन। और मॉडिफायर का कभी प्लूरल किया नहीं जाता है, इसलिए आप इसको काट करके सिर्फ 4 ईयर लिख दो, ठीक है, और हाइफन लगा दो। मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 4 year ओल्ड एज, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप देखो कैसे लिख सकते थे इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आ 4 year ओल्ड एज। आप चाहो तो इसको आर्टिकल ए या एन लगा करके भी इसको यूज़ कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे लिखें। हाँ, अगर एक कंडीशन इस तरह से लिखी होती कि 4 years ओल्ड, तो ये भी सही होता, फिर उस कंडीशन में 4 years ओल्ड बिल्कुल ठीक होता, ठीक है। ये तो बात समझ में आई। तो ये आज आपका एक हम लोगों ने जेंडर पढ़ लिया, ठीक है, हम लोगों ने नंबर्स पढ़ लिए। अभी नंबर्स में बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है, ठीक है। तो जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग नंबर्स में आगे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए जो चैप्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं जो आगे पूछे जाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।